नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। जेडीयू की पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी के घर पर एनआईए का छापा पड़ा और खबरें आ रही थी कि जो उपचुनाव होने हैं बेला विधानसभा में, वहां से वो जेडीयू के कैंडिडेट बनने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही एनआईए का छापा पड़ गया। इसके ऊपर विस्तार से बात करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर इनसे बात करेंगे। मनोरमा देवी के घर पर एनआईए का छापा पड़ा, क्या खबरें निकल कर आई है और कितना पैसा बरामद हुआ? नहीं, देखिए, छापेमारी तो खत्म हो चुकी जी। एनआईए की रेड बड़ी रेड है और देखिए एनआईए ने जिस मामले में रेड की है वह बहुत ही गंभीर है, एक तरीके से राष्ट्रद्रोह का मामला बनता है। और देखिए मनोरमा देवी जी किनकी पत्नी? बिंदी यादव भी एक बाहुबली थे और बिंदी यादव का भी संबंध नक्सलियों से था। ऐसे आरोप और ऐसी जांच पहले भी होती रही है। देखिए, आपको याद होगा 2011 में बिंदी यादव मनोरमा देवी के पति, उन्हें 4000 गोलियों के साथ गिरफ्तार किया गया था और कहा यह जा रहा था, तब भी आरोप लगे थे कि जो नक्सली है मगध के इलाके में। अब भी जो जांच हुई, जो रेड हुई है, एनआईए ने किस मामले की जांच शुरू की? देखिए, औरंगाबाद में कुछ उग्रवादी जो उग्रवाद में शामिल हो सकते हैं, उग्रवादी गतिविधियों में शामिल थे, उनकी गिरफ्तारी 2023 और 2024 के 2 मामले। और फिर उनसे जो इनपुट्स मिले, देखिए यह कहा गया कि जो माओवादी थे वे खत्म हो गए। और देखिए बिहार में नरसंहार तो अब होती नहीं है। 1990 का दौर, पता नहीं आपको यह स्मरण है कि नहीं है, मुझे तो स्मरण है, तब लालू यादव का दौर था और किस प्रकार से नरसंहार होती थी और उग्रवादियों के पास कैसे हथियार पहुंचते थे, कैसे गोला बारूद पहुंचते थे। लेकिन बिहार से उग्रवाद को खत्म करने में नीतीश कुमार की सरकार ने सफलता हासिल की, केंद्र ने भी मदद की। देखिए, झारखंड में अभी उग्रवादियों को नामोनिशान नहीं मिला है, लेकिन बिहार में तो एनआईए का कहना था कि देखिए बिहार में मृतप्राय जो माओवादी थे, उनके जो संगठन थे, उन्हें जिंदा करने की कोशिश की जा रही थी। तो इस सिलसिले में जो इनपुट्स मिले, उसमें मनोरमा देवी के यहाँ छापेमारी हुई, एक और जो बस ऑनर है उनके यहाँ छापेमारी हुई। देखिए 4 करोड़ से अधिक रुपए नकदी मिले। ठीक है, नकद? हाँ, नकद। देखिए, इस पर बहुत ताज्जुब होने की बात नहीं है। 4 करोड़ से अधिक रुपए नगद मिले हैं, लेकिन मनोरमा देवी का जो आर्थिक साम्राज्य है, आर्थिक किला है, वह भी बड़ा किला है और उसमें कई प्रकार के कारोबार है जिसमें कैश ट्रांजेक्शन बहुत होते हैं। 10 हथियार भी बरामद किए गए और कहा यह जा रहा है, मनोरमा देवी का पक्ष भी मैं सुन रहा था, वह जेडीयू की एक्स एमएलसी हैं, कि ये सारे हथियार लाइसेंसी है। तो लाइसेंसी किसके नाम पर है, कहां से निर्गत हुए हैं, इन तमाम बातों की जांच हुई। देखिए, बिंदी यादव के बारे में हमने आपको बताया, बिंदी यादव की मौत कोरोना के काल में हो गई थी। मनोरमा देवी का परिवार अभी सदमे से उभरा। उनका बड़ा बेटा रॉकी, जो आदित्य सचदेवा हत्याकांड में फंस गया था, उसे पटना हाईकोर्ट से बाइज्जत बरी किया गया। देखिए, हमने क्यों कहा 4 करोड़ रुपए नकदी की बरामदगी? देखिए, कह सकते हैं बड़ी बरामदगी है और इसे कोषागार में जमा कराया गया है, गया के ट्रेजरी में। लेकिन मनोरमा देवी कह रही है कि यह लोन का पैसा है, बैंक से लिया गया लोन का पैसा है। लेकिन मुझे इस बात में भी हैरत हुई कि बैंक से लोन लेकर कैश विड्रॉल कौन करता है, इतनी बड़ी धनराशि। और जब एनआईए इन्वॉल्व हुई तो इसका मतलब है कि मामला गंभीर है। एनआईए सामान्य किस्म के अपराध के मामलों की जांच नहीं करती है। देखा था आपने किस तरीके से बोधगया में ब्लास्ट हुए थे, तब एनआईए ने जांच की थी। और जो माओवादी गतिविधियां हैं उसमें, इसलिए राष्ट्रद्रोह का मान। अब देखिए, जो आप कह रहे हैं उपचुनाव, बिहार में 4 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं, आपको पता है। बेलागंज में सुरेंद्र यादव जहानाबाद के सांसद बने हैं, तरारी में सुदामा प्रसाद सांसद बन गए हैं, रामगढ़ में सुधाकर सिंह सांसद बन गए हैं और इमामगंज में जीतन राम मांझी सांसद बन गए हैं। तो महागठबंधन की ओर से, इंडिया ब्लॉक की ओर से उम्मीदवार करीब करीब तय है, क्योंकि जो 4 सीटों पर रिक्ति हुई है उनमें जीतन राम मांझी को छोड़ दें तो बाकी सभी सांसद जो हैं वह इंडिया ब्लॉक है। जीतन राम मांझी भी इमामगंज से किसी परिवार को ही चुनाव लड़ाएंगे, चाहे छोटा बेटा लड़े चाहे बहू लड़े। ठीक है तो परिवार ही लड़ेगा। अब देखिए, सुरेंद्र यादव के बारे में भी यह खबर है कि वह अपने बेटे को
राजनीतिक विरासत सौंपने जा रहे जी। हैं और इमामगंज से बेटे को चुनाव लड़ाएंगे। तो देखिए बेला से, हाँ हाँ जी। माफ कीजिएगा, बेलागंज से। तो और सुरेंद्र यादव भी मगध सम्राट कहे जाते हैं। और यदि आप मगध को जानते हैं, गया को समझते हैं, तो गया में पैसे में कौन बड़ा, ताकत में कौन बड़ा। भले बिंदी यादव कुछ ना हो पाए, ठीक है ना जी। मनोरमा देवी एमएलसी हुई, लेकिन आप गया और मगध के लोगों से बात करेंगे, आर्थिक साम्राज्य की बात करेंगे, तो कोई कहेगा बिंदी यादव मनोरमा देवी का आर्थिक साम्राज्य बड़ा है, तो कोई कहेगा कि सुरेंद्र यादव का। तो जब ये दोनों परिवार आपस में टकराते हैं जी। तो बात बड़ी हो जाती है। तो बेलागंज में सुरेंद्र यादव के बेटे का चुनाव लड़ना तय है जी। और देखिए जब जहानाबाद का चुनाव हो रहा था तो जहानाबाद में किस तरीके से चंद्रेश्वर चंद्रवंशी चुनाव हारे, वहां भूमिहारों का मूड क्या रहा, और बेलागंज में जातीय समीकरण क्या है। देखिए वहां यादव है जी। और मुसलमान है जी। और भूमिहार है, जी। कुशवाहा भी जी। ठीक है। अभय कुशवाहा ने 2020 में सुरेंद्र यादव के खिलाफ चुनाव लड़ा था जी। जेडीयू के टिकट जी। पर, वे अब सांसद हो गए औरंगाबाद से। तो जेडीयू के समक्ष टिकट का भी संकट था, ठीक है ना। तो यह समझा गया कि सुरेंद्र यादव के बेटे से लड़ाया जाना है। तो 2005 में 2000 के चुनाव में नीतीश कुमार एक बात कहा करते थे कि बाघ के सामने बकरी को थोड़े लड़ाएंगे, तो बाघ के सामने बाघ को ही लड़ाना। तो यह बात चल रही थी और जहानाबाद के लोकसभा चुनाव में भी आपने मनोरमा देवी और रॉकी यादव की गतिविधियां देखी थी। भले ही माहौल खराब था, चंद्रेश्वर चंद्रवंशी के खिलाफ था, लेकिन मनोरमा देवी और रॉकी यादव, और यदि दो यादव आपस में चुनाव लड़ते तो परिणाम क्या निकलता, इसकी विवेचना भी होती, ठीक है ना। क्योंकि भूमिहारों ने जहानाबाद के चुनाव में जेडीयू को वोट नहीं दिया था, करीब करीब बात यही थी जी। तो अब देखिए मनोरमा देवी, एनआईए की रेड में मनोरमा देवी की मोबाइल मार दी, ठीक है। बात तो पहले यह भी हो रही थी कि रॉकी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन रॉकी के चुनाव मैदान में आते ही इतना हंगामा खड़ा हो जाता, भले ही वे बाइज्जत बरी हो गए हो, लेकिन अब किस परिस्थिति में मनोरमा देवी को टिकट दे पाएंगे नीतीश कुमार, क्योंकि एनआईए की रेड हो गई है जी, बड़ी रेड हो गई है। और डबल इंजन की सरकार भी आप कहते हैं जी। ये नहीं कह सकते हैं कि जैसे लालू यादव के मामले में या दूसरे मामले में आप कह लेते हैं कि भाई घोटाला किए हैं तो फंसेंगे जी। लेकिन जब एनडीए की सरकार नहीं थी, महागठबंधन की सरकार थी, लालू यादव साथ थे, तब ऐसी बात नहीं कहते थे। कहा जाता था कि भाई जब मौका मिलता है तो लालू यादव को फंसाने की कोशिश होती है जी। लेकिन अभी डबल इंजन की सरकार है। ऐसे में एनआईए की जांच पर, और एनआईए ने जांच शुरू की कि भाई जो माओवादी खत्म हो चुके हैं, संगठन खत्म हो चुके हैं, उन्हें फिर जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। उनके संगठन को खाद पानी देने का काम ये लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मनोरमा देवी की उम्मीदवारी अब खत्म मानी। और वैसे भी देखिए, यदि हम देखते हैं, जब सुरेंद्र यादव तो नहीं हारने वाले प्राणी रहे बेलागंज में, तो कई चुनावों का इतिहास यह रहा है कि जेडीयू मुसलमान को लड़ाता रहा है, लेकिन जेडीयू और बीजेपी का भी अलायंस है। यह सही है कि नीतीश कुमार के प्रति मुसलमानों में बहुत गुस्सा नहीं रहता, क्योंकि मुसलमान मानते हैं कि नीतीश कुमार संभव, क्योंकि 2010 का चुनाव याद कीजिए विधानसभा का, नीतीश कुमार को जितना बड़ा बहुमत मिला था, एनडीए को मिला था, तो यदि नीतीश कुमार को मुसलमान मत नहीं दिए होते तो आरजेडी की उतनी बुरी स्थिति 2010 में नहीं हुई। और अब देखिए तीसरी शक्ति भी बिहार में मौजूद है, तीसरी शक्ति मौजूद है जी। आप बिहार के राजनीति के संदर्भ में जब भी बात कीजिएगा तो अब सिर्फ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की बात नहीं हो रही है, अब प्रशांत किशोर की बात। हाँ, और हमने आपको क्या कहा कि ये जो 4 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव होने हैं, चारों में इंडिया ब्लॉक कहें या एनडीए कहें, उसमें उम्मीदवार करीब करीब परिभाषित है। जैसे कहा जा रहा है कि रामगढ़ में जगदानंद सिंह के छोटे बेटे लड़ेंगे, इमामगंज में आपको हमने बताया कि जीतन बेटे या बहू। अब देखिए बेलागंज में इंडिया ब्लॉक से सुरेंद्र यादव के बेटे। अब देखिए तरारी में, हाँ तरारी में देखिए, माले तो खैर परिवारवाद में भरोसा नहीं करता है, लेकिन सुनील इधर एनडीए से बीजेपी से सुनील पांडे शामिल करा लिए गए, तो सुनील पांडे या उनके बेटे। तो तीसरी शक्ति
जो हमने कहा बिहार में अभी 3 नामों की चर्चा होती है, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर। देखिए किसी जोरन की चर्चा आजकल नहीं होती, ठीक है, कि इन 3 नामों पर ही बिहार की राजनीति केंद्रित हो गई कि इनके पक्ष में या विपक्ष में। तो प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं? प्रशांत किशोर कह रहे हैं, बिहार के लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और प्रशांत किशोर ने कहा है कि 2 अक्टूबर के बाद चुनाव होगा। अब तो 2 अक्टूबर के बाद ही होना है, 2 अक्टूबर को जन स्वराज पार्टी बन जाएगी, तो 2 अक्टूबर के बाद चुनाव होगा, उपचुनाव होगा, तो जन स्वराज पार्टी चुनाव लड़ेगी। वे तो यह भी कह रहे हैं, ज्यादा ही दावा कर रहे हैं कि हम 2025 की झलक 2024 में ही दिखा देंगे, उपचुनाव में। लेकिन हाँ, वे किस मुद्दे की बात कर रहे हैं? वे कह रहे हैं कि पिछले 30 वर्षों में बिहार में सिर्फ 1250 परिवार है, 1250 परिवार है, जिनके परिवार के सदस्य ही विधायक, विधान पार्षद और लोकसभा और राज्यसभा के सांसद बनते रहे। इस 1250 तो इससे निजात दिला रहा है। तो यदि इंडिया ब्लॉक और एनडीए ने परिवार को टिकट दिया तो फिर प्रशांत किशोर स्कोर करना चाहेंगे। और प्रशांत किशोर एक और बात कह रहे हैं कि बिहार के चुनाव में जन स्वराज पार्टी चोर, बदमाश और अपराधी की एंट्री बंद कर दी। मतलब जन स्वराज पार्टी किसी बाहुबली को टिकट नहीं देगी। तो देखिए नतीजे क्या होंगे, इस बात की गारंटी अभी नहीं दिया, लेकिन हाँ मुद्दों पर बहस शुरू हो गई, मुद्दों पर बहस प्लान पर बात हो रही है। और आप देखिए ना, अभी लाइव सिटीज के फेसबुक पेज पर और यूट्यूब पर एक पोल चल रहा है कि बिहार में हर पार्टी सदस्यता अभियान चला रही है, तो आप किस पार्टी के सदस्य बनना चाहते हैं? आरजेडी आगे है फेसबुक पे, हाँ फेसबुक पर ठीक है, और यूट्यूब पर भी आगे है पोल में। 1 लाख से अधिक लोगों ने वोट दे दिया है, लेकिन उसके पीछे बीजेपी नहीं है, उसके पीछे प्रशांत किशोर की पार्टी है सेकंड पर, और थर्ड पर बीजेपी है, और उसके बाद जेडीयू बहुत 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 पीछे है, हाँ बहुत पीछे है। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि सियासत और राजनीति, तो मनोरमा देवी पर एनआईए की रेड, जेडीयू के एक प्रबल उम्मीदवार, अब देखना ये होगा कि वहां नीतीश कुमार किसी नए यादव की तलाश करते हैं, किसी मुसलमान की तलाश करते हैं, और फिर यह भी देखना होगा कि प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं परिवार के इन लोगों के खिलाफ उम्मीदवार किसे बनाते हैं और जनता क्या रिस्पॉन्ड करती है। तो ये बड़ा सवाल है और एनआईए की रेड ऐसे होगी, अचानक होगी, आप देखिएगा इधर के दिनों में ईडी की एंट्री भी हो जाती है, ठीक है ना, ईडी की एंट्री लगातार हो रही है, और उसके पीछे प्राधिकारी, आईएएस ऑफिसर्स, वे भी उस जाल में फंसते जा रहे हैं। तो और ईडी डायरेक्ट भी करने लगा है कि आपको ये करना है, ये करना है। तो जेडीयू के एक उम्मीदवार जिसे सुरेंद्र यादव के बेटे के खिलाफ लड़ना था, और बड़ी मजबूत लड़ाई होती, क्योंकि ऐसा तो था नहीं कि यादवों में सिर्फ सुरेंद्र यादव की पहचान थी, यादवों में बिंदी यादव की भी पहचान थी, तो वोट का डिवीजन होता। अब क्या नीतीश कुमार तय करेंगे, क्योंकि जो बेलागंज है वहां से जेडीयू का उम्मीदवार होगा, तरारी से बीजेपी का उम्मीदवार होगा, एनडीए अलायंस से, ठीक है ना। तो ये बात तो तय है, रामगढ़ से भी बीजेपी का उम्मीदवार, रामगढ़ से जीताराम मांझी, इमामगंज से जीताराम मांझी। तो इन चीजों पर आपको ध्यान रखना होगा। चलिए, तो मनोरमा देवी के ऊपर जो एनआईए का छापा पड़ा, उसका पूरा विस्तार से कहानी ज्ञानेश्वर ने आपको बता दी। अगर अभी तक लाइव सिटीज को लाइक नहीं किए तो फेसबुक पे भी लाइक कीजिएगा, ट्विटर पे भी में फॉलो कीजिएगा, और यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।